हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यूनिट वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इससे पहले 2-3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर हमने डिस्कस किया कोलम्बस लॉ, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन उस पर बनाए, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, सो आई होप यू आर रेडी विद योर पेन एंड पेपर। सो लेट अस स्टार्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, जब हमने कोलम्बस लॉ पढ़ा, तो कोलम्बस लॉ में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फिर हमने जाना थ्रू दिस इक्वेशन F = K Q1 Q2 upon R²। पर जब हम गौर से देखेंगे कि यहाँ पे जो ये फेनोमेना हुआ है, जो प्रोसेस हुई कि एक चार्ज जहाँ पे लोकेटेड है स्पेस में, और फिर आगे किसी डिस्टेंस r पे एक और चार्ज्ड पार्टिकल रखा हुआ है, इन दो के बीच फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं है। सो विदाउट बीइंग फिजिकली इन कांटेक्ट, तब भी ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक अजीब चीज है, अगर आपने इसको रियलाइज नहीं किया वहां, बट यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट दो चार्ज्ड पार्टिकल आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक दिस। आप अपने रूम में होंगे, मैं यहां पे हूं स्टूडियो में। अगर मैं यहां इस स्टूडियो का दरवाजा खोलता हूं, कि इसमें कोई रिमोट वगैरह नहीं लगा है, मैं यहां से दरवाजा खोलूंगा अपने हाथ के इशारे से, विदाउट यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी, एनी रिमोट कंट्रोल वगैरह, तो आप कहेंगे ये मैजिक है, बिकॉज विदाउट टचिंग द डोर मैंने दरवाजा खोल दिया। सो मैंने काम किया विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। सिमिलर सिचुएशन यहां भी है। अगर यहां आप कहेंगे दरवाजा खुलने पे आप कहेंगे ये मैजिक है, तो क्या यहां मैजिक नहीं है? यहां भी मैजिक है। तो जब पहले ये चीजें आई साइंटिस्ट के जहन में, तब इसको कहते थे कि दैट एक्शन एट ए डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, कि कुछ हो रहा है, सम फेनोमेना इज टेकिंग प्लेस, देयर इज एन इंटरेक्शन है विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो लोग इसको समझते थे एक्शन एट ए डिस्टेंस। ये न्यूटन के ज़माने की बात है। फिर जब थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इवॉल्व होने लगी फैराडे के ज़माने से आगे, तो वहाँ पे सबसे पहले फैराडे ने कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड दिया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड कैसे दिया गया वो हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। तो यहाँ तक हमने जाना कि देयर इज समथिंग मैजिकल गोइंग ऑन। एक चार्जड पार्टिकल है, दूसरा भी है, कितनी भी सेपरेशन पे आप इनको रखोगे, दे विल इंटरैक्टिंग विद वन अनदर, ओके, विदाउट हैविंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो न्यूटोनियन एरा में मैं कहता हूं कि इसको हम एक्शन एट ए डिस्टेंस कहते थे। एक्शन एट ए डिस्टेंस बेसिकली वहां ग्रेविटी में, ये अगर हमारा कोई मास m1 है, यहाँ पे कोई मास m2 है, तो इनके बीच इंटरेक्शन है, कोई फोर्स लग रहा है जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो यहाँ भी एक्शन एट ए डिस्टेंस कॉन्सेप्ट से उस टाइम इसको समझा जाता था, ओके। लेकिन फिर जब थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इवॉल्व होने लगी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड आ गया, और माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये टर्म फील्ड इंक्लूड की। इट वॉज माइकल फैराडे, ओके। सो अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि दैट ये जो हम कहते हैं फील्ड का कॉन्सेप्ट, तो इसके थ्रू फिर हम फोर्सेस को कैसे समझ पाते हैं, ओके। नाउ सी, यहां पे कोई चार्जड पार्टिकल है, प्लस क्यू हमने यहां पे ले लिया। अब यहां पे एक और स्मॉल चार्जड पार्टिकल है, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। कन्वेंशन है कि इसको पॉजिटिव लिया जाए। अब हमें पता है दैट फ्रॉम द कोलम्बस लॉ कि ये दो चार्जेस जो है ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे,
ओके, ये हमें पता है। हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और टेस्ट चार्ज, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा इसमें? हम मान के चलते हैं कि ये जो चार्जर पार्टिकल Q है, प्लस Q, ये अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास इसकी जो स्पेस है, स्पेस अराउंड द चार्जर पार्टिकल प्लस Q, इस स्पेस को इसने मॉडिफाई कर दिया। यानी इस स्पेस की अब तक कुछ प्रॉपर्टीज थी, मान लीजिए इसका टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह, वो चीजें थी इसमें। अब चार्जर पार्टिकल के आने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा मॉडिफाई हो गई। ओके, अब अगर हमने इस मॉडिफाइड स्पेस में एक और चार्जर पार्टिकल को लाया, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट करने के लिए कि यहां कुछ है नहीं है, क्या हो रहा है, तो वो टेस्ट चार्ज भी अपना थोड़ा सा फील्ड बनाए, उसका अपना मैग्नीट्यूड के हिसाब से फील्ड बनेगा। इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो एक बड़ी मॉडिफिकेशन होगी स्पेस में, मॉडिफिकेशन की स्ट्रेंथ अगर हम बोलें वो ज्यादा होगी। ये भी स्पेस मॉडिफाई करेगा लेकिन उतना नहीं कर पाएगा जितना बड़े चार्ज ने किया। अब ये दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू फील्ड्स। इसका फील्ड इसके फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, यानी दोनों चार्जेस अब इंटरेक्शन हो रही है बट थ्रू फील्ड्स। तो अब मैजिक आपको नहीं लगेगा। आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड आपको पता है कि दैट चार्जर पार्टिकल है, उसने फील्ड बनाया, एक और चार्जर पार्टिकल है, उसने भी फील्ड बनाया, और दोनों फील्ड्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, या हम कहेंगे दोनों चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू फील्ड्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, दिस इज द नेसेसिटी ऑफ फील्ड। अदरवाइज व्हाट इट वाज, जैसा कि मैंने पहले बोला, इट वाज अंडरस्टूड एज, ये समझा जाता था एक्शन एट ए डिस्टेंस। कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बस ये कहा जाता था दैट एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट ए डिस्टेंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करेंगे। ये तो था क्वालिटेटिव डिस्कशन, अब क्वांटिटेटिव डिस्कशन थोड़ा सा हो जाए। हम इसको डिफाइन करते हैं एज फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट वुड बी एक्सर्टेड ऑन ए टेस्ट चार्ज Q नॉट kept at some point P पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज को रखा फ्रॉम द सोर्स चार्ज Q। यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना इस पे लगेगा, इस टेस्ट चार्ज पे, दैट इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फील्ड। So E is but, what is E? E is nothing but force upon this test charge or force per unit charge। और यूनिट्स क्या रहेंगे, ऊपर क्या है फोर्स तो न्यूटन, और नीचे है चार्ज तो न्यूटन पर कूलम, इसके यूनिट्स रहेंगे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो दिस इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, नाउ सी, फोर्स हमें पता है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, हम जानते हैं कि फोर्स जो है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ हमें पता है कि फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इस केस में F इक्वल टू व्हाट, K Q अपॉन Q नॉट, सॉरी F इक्वल टू K Q नॉट अपॉन, अगर ये R हम माने तो R स्क्वायर। We know F, when we know F then we can find E, तो यहां से हम जान सकते हैं कि अगर F हमें पता है then E is nothing but K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 by Q नॉट, ये वाला Q नॉट, सो हम यहाँ Q नॉट एंड Q नॉट विल गो, सो E is K Q अपॉन R। दिस इज द फील्ड ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज, कहां पे, एट सम पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस चार्ज। ओके, यहां तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड। फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले, क्योंकि फील्ड को हम जब डिफाइन करते हैं तो फोर्स से डिफाइन करते हैं क्वांटिटेटिवली, तो फोर्स एक वेक्टर है, फील्ड भी
एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी? इसकी डायरेक्शन वो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी पॉइंट पे क्या रहेगी? इसकी डायरेक्शन वही होगी जो उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा, जो उस फोर्स की डायरेक्शन है वही उस पॉइंट पे ई की डायरेक्शन है। तो आप मान के चलें कि यहां पे ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन यहां की तरफ है, एफ की डायरेक्शन यहां की तरफ है, तो ई की डायरेक्शन भी यहां की तरफ है। ओके, यहां तक क्लियर है? गुड। नाउ नेक्स्ट, the field of a positive charge is directs away from the charge। ये जो positive charge है इसका जो field है that is directed away from this charge। जैसा कि हमें यहाँ पता चला, अगर चार्ज यहाँ है तो away from the charge इसका field है, as simple as that। और अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे हम कोई टेस्ट चार्ज रखते, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इस पे फोर्स लग रहा होता टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये F है और यही डायरेक्शन E की भी रहती। तो हम नेगेटिव चार्ज के केस में कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो होगा, अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उसका जो फील्ड होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी, it will be directed towards the charge itself, towards the source charge itself। सिंपल सी बात है। Okay, now next, the field exists independent of the test charge Q0। देखो बेटा, यहां पे हमने थ्रू Q0 इसको डिफाइन करने की कोशिश की। यहां पे हमने कहा फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज, तो Q0 भी इक्वेशन में आ गया। बट फाइनली जब हमने यहां रिजल्ट निकाला E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो यहां Q0 है ही नहीं। आप देखोगे कि यहां पे आपको Q0 नहीं मिलेगा, यहां पे आपको Q0 नहीं मिलेगा। So it means that field is independent of this test charge। Okay, so field इस चार्ज की प्रॉपर्टी है, it is independent of this charge। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ ये पॉइंट, so I will make an analogy। मानो बेटा आपके पास दो चार्जेस हैं, यही दो चार्जेस हम लेते हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू व्हाट? K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है? मानो यहां पे Q0 हमने उठा दिया, हमारे पास Q0 नहीं है, देन इस इक्वेशन में जब Q0 नहीं रहेगा तो फोर्स भी नहीं रहेगा, बल्कि हम फोर्स को डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज है नहीं है, इस पे कोई डिपेंडेंस नहीं है फोर्स की। नहीं, फोर्स तब होगा जब दो चार्जेस होंगे, इंटरेक्शन होगी उन दो चार्जेस के बीच, तो फोर्स को हम डिफाइन करेंगे थ्रू कूलम्ब लॉ, जैसा हमने किया। बट फील्ड का ये मसला नहीं है, फील्ड इज इंडिपेंडेंट, वेदर आपके पास दूसरा चार्ज है नहीं है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सेकेंड चार्ज। आपके पास टेस्ट चार्ज नहीं भी है, तब भी इस चार्ज का फील्ड एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट पे। हाँ, जब आप चार्ज लाते हैं टेस्ट चार्ज, तो आप मेजर करते हैं थ्रू दिस इक्वेशन, आप मेजर करते हैं फिर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। ओके, तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशंस की वजह से जो फील्ड बनता है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। Okay, now as we define field as the electric field is force upon this charge, force per unit charge. Okay, this is our source charge and this is the small test charge that we are having, और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा फोर्स को। तो हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स, कौन सा फोर्स? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, जो कि है प्लस Q। ओके, तो वी नो फ्रॉम कोलम्बस लॉ दैट दिस F इज नथिंग बट K Q0 अपॉन R स्क्वायर। इफ यू अज्यूम दैट ये जो हमने रखा है पॉइंट टेस्ट चार्ज को एट सम डिस्टेंस R, तो हम कहते हैं फ्रॉम कूलम्ब लॉ दैट द फोर्स exerted by the source charge on the test charge is Q0 upon R squared, as simple as it is। Now see, इस फोर्स को हम इस इक्वेशन में
इंसर्ट करते हैं, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड कॉल दिस इक्वेशन 2, देन हम f को फ्रॉम 2 से इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे, वी विल गेट E इज f दैट इज k q naught upon r squared upon q naught, so 1 upon q naught. Okay, q naught and q naught will go and we will calculate the field as k q upon r squared. Okay, so this is the field at some point r due to this source charge plus q. Okay, I hope you got it. Now see, if we check the variation of E with R graphically, then what we are going to get is this. I hope you have noted this. I will drop this. Okay, so if we are going to see the variation of electric field as a function of R, so it is going to be like this. VE as 1 by inversely related to R square. Okay, यानी ये जो चार्ज, ये जो हमारी एक्सीस है, वर्टिकल एक्सीस जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया, उसको भी ये ग्राफ टच नहीं करेगा, और ये जो यहां पे ये आर एक्सीस है उसको भी ये ग्राफ टच नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। ये होता है एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। ओके, बिकॉज एक्सीस टच करने का मतलब है r इक्वल टू 0, सो यहां अगर हम r इक्वल टू 0 पुट कर दें, देन दिस इक्वेशन विल ब्लो, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी, यहां से हमें कोई रिजल्ट नहीं फिर मिलेगा। सिमिलरली अगर यहां से ये टच करता है ग्राफ इसको और एक्सीस को, इट मीन्स E इज 0 एट दैट पॉइंट, बट वी नो दैट ये जो इंटरेक्शन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, इसका रेंज जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का रेंज होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक इस चार्ज का फील्ड जो है फील किया जा सकता है, इसका असर इन्फिनिटी तक रहेगा। तो ग्राफिकली वी से कि ये जो ग्राफ है ना ये आर एक्सीस को टच करेगा और ना ई एक्सीस को टच करेगा। ई को इसलिए टच नहीं करेगा बिकॉज अगर ई को टच किया तो इसका मतलब है आर इक्वल टू 0, इक्वेशन ब्लो हो जाएगी, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आर एक्सीस को टच किया तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे ये फोर्स 0 है जो कि इन्फिनिटी पे है, जिसको अगर हम यहां पे टच करवाएं तो ये इलॉजिक हो जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट दिस। Now next, नीट का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h, ये याद रखना है, इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड लाइक दिस, यहां पे हम बनाएंगे फील्ड इज लाइक दिस इज आवर E, इट इज वर्टिकली डायरेक्टेड अपवर्ड्स। और हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो नीचे की तरफ आ रहा है, फॉल कर रहा है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। तो ये सीन 1 था, अब सीन 2 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है रिवर्स की गई है, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऊपर की तरफ था, अब डाउनवर्ड्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रखा गया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो यहां था वो यहां भी है, बस डायरेक्शन रिवर्स हुई है। प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट। अब यहां पे जो है एक प्रोटॉन को जो है नीचे भेजा जा रहा है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पे प्रोटॉन जो कि जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज, इसको जो है
नीचे की तरफ भेजा जाता है, और सेम डिस्टेंस h इसको भी ट्रैवल करनी है, यानी h डिस्टेंस इसको भी ट्रैवल करनी थी, इलेक्ट्रॉन को भी, और h डिस्टेंस प्रोटॉन को भी ट्रैवल करनी है। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। अब हमें देखना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू फॉल एज कंपेयर टू टाइम ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो नीचे आने में टाइम लगेगा h डिस्टेंस ट्रैवल करने में। आप मान लीजिए दिस इज आवर h डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक आप अज्यूम कीजिए ये जो ये डिस्टेंस है, दिस इज आवर h डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन को समय लगेगा और प्रोटॉन को भी एक टाइम लगेगा। सो उस टाइम का हमें थोड़ा अंदाजा लगाना है, तो देन वी विल सी कि किसका टाइम ज्यादा होगा, किसका टाइम कम होगा। नाउ सी वी हैव इक्वेशन, we have an equation that is S equal to ut plus 1/2 at square. This is one of the equations of motion. अब हमारा पार्टिकल, हमारे जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब ये फॉल कर रहे हैं डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन भी नीचे आ रहा है और प्रोटॉन भी नीचे आ रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस सीन के लिए बना दें तो हम S को रिप्लेस करेंगे विद H, U फिलहाल U ही रखेंगे, प्लस 1/2 GT स्क्वायर्ड। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सीन। अब चूंकि ये दोनों जो पार्टिकल हैं ये रेस्ट से नीचे आ रहे हैं, दे आर इनिशियली एट रेस्ट, जैसा कि यहाँ पे फ्रॉम रेस्ट, ओके। सो इसका मतलब है दोनों केस में u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, h इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर्ड। अब आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ इस इक्वेशन से मैं टाइम कैलकुलेट कर दूं तो इस इक्वेशन से क्या होगा, मुझे टाइम मिलेगा, टाइम इक्वल टू 2h अपॉन g रूट। सो अगर ये दोनों पार्टिकल खाली, अगर हम इनको अंडर ग्रेविटी नीचे लाना चाहते हैं, देन द टाइम टेकन विल बी, इट विल डिपेंड ऑन द हाइट, किस हाइट से इनको नीचे लाना है, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अंडर ग्रेविटी ये दोनों पार्टिकल जो है एक ही टाइम पे नीचे आएंगे, they will take the same time to come down from this point to this point. But यहां पे जो है, यहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड में इनको नीचे नहीं ला रहे, हम इनको ला रहे हैं नीचे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन पे जो फोर्स यहां पे लग रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। तो सी यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो दोनों पे बराबर है, यानी अंडर ग्रेविटी अगर ये फॉल करते तो दोनों सेम टाइम में फॉल करते, ओके। बट क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन वी आर गोइंग टू सी कि उसमें सीन कैसे चेंज होगा। वी विल यूज दीज सेम सेट ऑफ इक्वेशंस बट सम थिंग्स विल चेंज। आई विल शो यू व्हाट आर द थिंग्स दैट विल चेंज। सी माय डियर फ्रेंड्स, I will write it here, T equal to under root 2h by g। अब यहाँ पे जो है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, अगर ग्रेविटी होगी तो अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट चूंकि यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सो F is nothing but QE, where Q is the charge on electron as well as on proton, because we know इलेक्ट्रॉन पे भी वही चार्ज है और प्रोटॉन पे भी वही चार्ज है, बस यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, दोनों जगह सेम, ओके। वी आल्सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ दैट, न्यूटन सेकंड लॉ दैट F is m times a, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब चूंकि फोर्स जो है वो दोनों पे एक जैसा लग रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन पे लगेगा F इक्वल टू QE, बिकॉज फील्ड यहां भी उतना है, यहां भी उतना है, तो फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, ओके। बट मास दोनों का डिफरेंट है। सो एक्सेलरेशन अगर हमें कैलकुलेट करनी है यहां से A इक्वल टू F अपॉन m, सो एक्सेलरेशन दोनों की डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेलरेट होगा, AE एंड एक्सेलरेशन इन द इलेक्ट्रॉन वो आएगा F अपॉन ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम प्रोटॉन के लिए ये कैलकुलेशन करें तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी F अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन।
Okay, as we know that mass of proton is greater than mass of electron, so we can say that acceleration in this proton, as we know mass of proton is greater than mass of electron, तो हम यहाँ से बता सकते हैं that acceleration in proton is far less than the acceleration in electron, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। अब we know that time of flight जो है that is inversely related to the acceleration due to gravity. Here we have acceleration simply. If it was the scene of under gravity तो फिर हम g लिखते, बट यहाँ पे चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे a, सिंपली एक्सेलरेशन इन दैट वेरी फील्ड। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एज सिंपल एज दैट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन। तो जहां एक्सेलरेशन ज्यादा है ऑब्वियसली वहां टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, वहां नीचे आने का टाइम कम है, और जहां एक्सेलरेशन कम है वहां पे जो है, जहां पे एक्सेलरेशन कम है वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है जो टाइम इलेक्ट्रॉन लेगा that will be much smaller than the time taken by the proton. इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसकी वजह से ये एक्सेलरेट ज़्यादा हो रहा है, और एक्सेलरेट ज़्यादा होने की वजह से ये कम समय ले रहा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो हम कहेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, हम कहेंगे स्मॉलर, यानी बस इतना हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कम समय लेगा प्रोटॉन से फॉल होने में h हाइट। नंबर हम नहीं डाल सकते बिकॉज यहाँ नंबर हमने कैलकुलेट नहीं किया। अगर हम नंबर कैलकुलेट करते तो यहाँ पे हम लिखते कि ये जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1836 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन बन जाती है, बट वी डू नॉट नीड इट एज ऑफ नाउ बिकॉज यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे बस हम लिखेंगे स्मॉलर, एज सिंपल एज दैट। ओके, इक्वल भी नहीं है। इक्वल तब होता अगर हम अंडर ग्रेविटी दोनों को फॉल करवाते तो देन इक्वल होता। ओके, आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करेंगे, अगले पैटर्न, दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस और JEE के कुछ क्वेश्चंस भी हम इस पर सॉल्व करेंगे। आई होप आपने ये नोट किया होगा। PPT अगर आपको इस लेक्चर की चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए pacekashmir.com पे, तो वहाँ पे आपको इस लेक्चर की जो PPT है वो भी मिलेगी। आई होप आपने एंजॉय किया आज का लेक्चर। थैंक यू।